बायोमोलिक्यूल के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको सिखाया गया था कि आपको बायोमोलिक्यूल में से अमीनो एसिड और लिपिड्स में से क्या क्या प्रिपेयर करना है। अब हम बोर्ड एग्जाम के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड में से आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड जैसा कि नाम ही है, प्रेजेंट इन सेल न्यूक्लियाई न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड में आपको मेनली दो चीजें पढ़नी है, एक डीएनए और एक आरएनए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड आखिर किससे मिलकर बना होता है। ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है हमारे पास जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, दूसरा है जिसे नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है और तीसरा है जिसे फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। तीन चीजों से मिलकर ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होते हैं। पेंटोज शुगर यानी जिसमें 5 कार्बन है, दो तरह की, एक राइबोस और एक डीऑक्सीराइबोस, दो तरह की शुगर है। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरह के हैं, एक है प्यूरिन्स और एक है पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन के अंदर थायमिन साइटोसिन और यूरेसिल। तो इनसे मिलकर बने होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड। आपको यहाँ मेनली ये ध्यान करना है कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो डीएनए और आरएनए के अंदर अगर आपको डिफरेंस की बात करनी है तो आप इसे इस तरह से याद रखेंगे कि डीएनए के अंदर शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस एजीसीटी यानी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन वगैरह ये नाइट्रोजनस बेस, और आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल। इस तरह से ये दो डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। फास्फोरिक एसिड दोनों में ही प्रेजेंट होता है। फर्दर आप याद रखें डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कहलाया जाता है। आरएनए तीन तरह का, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए, तीन तरह का आरएनए ये हमें यहां पर लर्न करना होगा। डीएनए सिर्फ एक ही तरह का। डीएनए का फंक्शन है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना और आरएनए का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से ये कम से कम 4 या 5 डिफरेंस डीएनए आरएनए के बारे में याद रखें। बाकी जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तब हम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लिक एसिड इनमें डिफरेंस को भी हमें याद करना होता है। फिलहाल बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बोर्ड के अकॉर्डिंगली उसे लर्न करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डीएनए की एक और खास प्रॉपर्टी है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए अपनी ही जैसी और कॉपी फॉर्म करता है और इस फिनोमेना को रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए अनवाइंड होता है, रेप्लिकेशन के स्टेप, फिर यहां पर एक और आरएनए की स्ट्रैंड से डीएनए सिंथेसाइज होता है, यहां पर दूसरी स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है, फिर पुराना पार्ट अलग और नया पार्ट अलग। इस तरह से डीएनए अपने जैसी दो कॉपी और बना देता है। इसे पेरेंट डीएनए और ये डॉटर डीएनए के नाम से पहचाना जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी आप इस तरह से बहुत चंद शब्दों में इसको याद कर पाएंगे। एक और फंक्शन है हमारे पास डीएनए का प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड करना। डीएनए एमआरएनए को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एमआरएनए उस इंफॉर्मेशन को लेकर टीआरएनए के पास जाता है जिसे ट्रांसलेशनल आरएनए कहते हैं और फिर अमीनो एसिड लगातार कंबाइन होते हैं और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस वहां पर ऑब्जर्व होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में मेनली आपको डीएनए और आरएनए का डिफरेंस ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अभी तक के एग्जामिनेशन में जो भी देखा गया है, पिछले 10 सालों के पेपर भी हम देख लें तो न्यूक्लिक एसिड्स में मेनली डीएनए आरएनए का डिफरेंस ही ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि हम जानते हैं सिंपल डेफिनेशन कहलाई जाती थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। समय के साथ साथ डेफिनेशन में बदलाव हुआ, अब ये कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन
यानी ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एक से ज्यादा OH है उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच गिव सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस उसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट अगर हाइड्रोलाइज होके दो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट देता है तो उसे डाइसैकेराइड कहते हैं, 3 देता है ट्राइसैकेराइड कहा जाता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट देता है पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। यहां पर आपको डेफिनेशन लर्न करनी है ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, नोट डाउन करना, आपको डेफिनेशन लर्न करनी है ओलिगोसैकेराइड किसे कहा जाता है। ये डेफिनेशन बहुत बहुत अच्छे से आपको लर्न कर लेनी होगी। कार्बोहाइड्रेट में जैसे सपोज हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, आपने 6 कार्बन इस तरह से लगा लेने हैं। पहले कार्बन पे एल्डिहाइड, अगर आप फ्रक्टोज बनाएंगे तो भी आप 6 कार्बन लेंगे और 6 कार्बन में सेकंड पे कीटोन, तो ये एल्डिहाइड है और वो कीटोन है। और फिर इस तरह से बताई गई पोजीशन पे आपने OH इंस्टॉल करने हैं और वैलेंसी को पूरा करने के लिए आपने हाइड्रोजन लगाना है। इस तरीके से ये रहेगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको डी क्या है, एल क्या है, अल्फा क्या है, इस तरह की बातें भी जाननी होगी जो जब हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे उस वक्त आपको बताएंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में बेसिक स्ट्रक्चर, और अगर फ्रक्टोज बनाना है वही पहले OH जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से लिखने हैं। वैलेंसीज को हाइड्रोजन के जरिए पूरा कर देने के बाद ये बनेगा आपके पास फ्रक्टोज, इसे डी फ्रक्टोज के नाम से पहचाना जाएगा। तो डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज, सो आई कैन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक से ज्यादा OH है, एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इसमें 6 कार्बन है, हेक्सोज कहा जाएगा। इसमें भी 6 कार्बन है, ये भी हेक्सोज कहा जाएगा। ये हेक्सो एल्डिहाइड है, ये हेक्सो कीटोन के अंदर इसको कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखें। तो इस तरह से ये 2 स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए। इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन आप लर्न करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय एनोमर एंड एपीमर। व्हाट इज मेंट बाय एनोमर एंड एपीमर, एक नंबर का क्वेश्चन है। एनोमर का मतलब स्टीरियोआइसोमर विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड फर्स्ट कायरल कार्बन। जब 2 मॉलिक्यूल में फर्स्ट कायरल कार्बन पे स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है उसे एनोमर कहते हैं। फर्स्ट के अलावा कहीं भी डिफरेंस होता है उसे एपीमर कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको लिख लेनी चाहिए। और एक आपको होमवर्क में दे रहा हूं, व्हाट इज मेंट बाय म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन किसे कहा जाता है, ये CBSE बोर्ड का तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, स्टेट बोर्ड में के वाले बच्चों को भी इसको लर्न कर लेना चाहिए। म्यूटा रोटेशन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, 2 लाइन की डेफिनेशन आपको वहां लर्न करनी है। एक और चीज, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। रिड्यूसिंग शुगर कौन होगा, जहां पर या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या एनोमेरिक OH होगा। जहां या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या एनोमेरिक OH होगा वो रिड्यूसिंग होगा। अब सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि भाई ये रिड्यूसिंग नहीं है, क्यों नहीं है, आपको जवाब देना है तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और एनोमेरिक OH। एनोमेरिक OH को हेमीएसिटल OH भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, आखिर क्यों है, सीधा सा जवाब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेमीएसिटल OH और एनोमेरिक OH, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कम से कम ये चीजें, ये बातें याद रखनी है। उसके बाद आपको इनकी कुछ रिएक्शन याद करनी है जो आप लर्न कर लेंगे। अदरवाइज मैंने एल्डिहाइड कीटोन की वीडियो लेक्चर में, प्रॉपर्टीज के वीडियो लेक्चर में कराई थी। आपको इनकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ याद करनी है,
इनकी रिएक्शन HCN के साथ याद करनी है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन आपको लर्न करनी होगी। ये मेजर रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ओसाजोन फॉर्मेशन, ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोसाजोन वगैरह वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके बारे में बहुत समय से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इस तरह से लर्न करेंगे। विटामिन इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आपने विटामिन में ये याद रखना है, दो तरह के, वाटर सॉल्युबल, वाटर फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, आप उनको रोज खाते हैं, एक्सक्रीशन से वो बाहर निकल जाते हैं, तो आपको उसका इनटेक मेंटेन करना होता है। जैसे ये कहते हैं कि विटामिन सी को हमारी डाइट में रेगुलरली होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, बाहर निकल जाएगा, इसीलिए रेगुलर इनटेक जरूरी है। यहां विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन एच, विटामिन के, इनसे होने वाली डिजीज, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज के बारे में आपको लर्न करना है। तो इस तरह से बच्चों ये था बायोमोलिक्यूल का वो पोर्शन जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए लर्न करना चाहिए था। और इतने पोर्शन को बहुत अच्छे से आप याद करें, जितना मैंने बताया उसको अच्छे से याद करें। मिनिमम समय में आप मैक्सिमम तैयार कर पाएंगे। और देखते रहिए, ऐसे ही हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम जो बिल्कुल सर पे खड़े हैं और बताएंगे कैसे आप शॉर्ट में चैप्टर्स को लर्न करें।